हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत में तुगलक वंश। आइए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की है। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी। पिता एक करौना तुर्क थे जो बलबन का दास था। बलबन का दास कौन था? तो ये आपके गयासुद्दीन के पिता थे। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो दीपालपुर का राज्यपाल था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उसने किसके विरुद्ध अभियान किया था? मंगोलों के विरुद्ध, इसलिए इसे मलिक उल गाजी की उपाधि प्रसिद्ध हुई या इस नाम से वो जाना गया। तो सबसे पहले आपका गाजी की उपाधि कौन धारण करता है? गाजी की तो गयासुद्दीन तुगलक धारण करता है। आगे देखते हैं। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। तो गाजी जो है, इसने मंगोलों के विरुद्ध जब आक्रमण किया या तो उसे क्या है, गाजी की उपाधि धारण की थी। इसे गाजी बेग या गाजी तुगलक भी कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के समय लगान किसानों से पहले की तरह ही पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ किया गया। अगर अकाल पड़ता था तो भूमि कर को माफ़ कर दिया जाता था। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर मुक्त जागीरें दी गई। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। तो तुगलक के समय कौन सी प्रथा प्रचलित थी? नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलित थी। अलाउद्दीन के समय कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अलाउद्दीन समय की जो कठोर दंड व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दी गई, परंतु कर न अदा करने वालों, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिए गए। तो कठोर दंड सिर्फ किसको दिए गए? जो कर नहीं अदा करते थे और सरकारी धन में बेईमानी करते थे, चोरों को भी कठोर दंड दिया गया। बरनी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम एमबीटी भी कहते हैं, एमबीटी का कार्यकाल था 1325 से लेकर 1351। यह सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। एमबीटी वह खगोल शास्त्र, गणितज्ञ, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। तो कौन था? एमबीटी था। एमबीटी ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं? दीवान ए अमीर ए कोही। तो इसे दीवान ए अमीर कोही कहते हैं। कृषि के लिए जो विभाग स्थापित किया गया था वो कौन सा था? आपका दीवान ए अमीर कोही। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार के लिए किए गए फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि एक कृषि के लिए कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? तो अमीर कोही की। किसने करवाई थी? तो एमबीटी ने करवाई थी। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था, राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ ले जाना? दौलताबाद जो है देवगिरी आपका। तो एमबीटी ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। डॉक्टर के निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद रखा और मोहम्मद तुगलक ने इसे दौलताबाद रखा था। तो
मोहम्मद तुगलक ने मतलब एमबीटी ने राजधानी देवगिरी को क्या नाम दिया था? दौलताबाद। जबकि कुतुबाबाद किसने दिया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने दिया था। देवगिरी को कुव्वत उल इस्लाम भी कहा गया है। तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को का यात्री था। इसकी जो पुस्तक है रेहला है, ये एमबीटी के ही शासनकाल में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई। तो स्वर्ण सिक्कों को एमबीटी के शासनकाल में क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। तो एमबीटी ने कौन से 5 मुख्य योजनाएं लागू की थी देखते हैं, जिसका बरनी ने जिक्र किया है। दोआब में कर वृद्धि, वो दोआब में क्या करता है? कर की वृद्धि करता है। देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का जारी करना, खुरासान पर आक्रमण करना, कराचिल की ओर अभियान करना। ये 5 उसके इम्पोर्टेंट काम थे। किसके? एमबीटी के। इब्न बतूता जो 1333 से 1347 तक इसका कार्य रहता है, कार्यकाल जब भारत आता है, तो इब्न बतूता 1333 में एमबीटी के शासनकाल में आता है। मोरक्को का यह मूल, मोरक्को जो है अफ्रीका में है और अफ्रीका ये मोरक्को का मूल निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो इब्न बतूता को काजी कौन नियुक्त करता है? एमबीटी नियुक्त करता है। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान द्वारा राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था। तो इब्न बतूता को चीन भी भेजा गया था। इब्न बतूता ने किताबुल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। तो इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? तो रेहला है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। तो डाक व्यवस्था भी उस टाइम प्रचलित थी। दिल्ली के सुल्तानों में एमबीटी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जो होली में भाग लिया था? तो वह आपका एमबीटी होता है। उसने गैर तुर्कों, जो तुर्क नहीं थे, हिंदू थे इसका मतलब, गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बरनी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 को एमबीटी की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं कहता है, बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये स्टेटमेंट कौन कहता है? तो बदायूनी कहता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है शासक कौन बनता है? तो फेस्टी या फिरोज शाह तुगलक बनता है। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए दफ्तर या रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी या बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक ने संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता था? जागीर या संपत्ति भी दान करता था धार्मिक व्यक्तियों और तो संतों को। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। एफएसटी ने जो विभाग की स्थापना की वो कौन था? तो दीवान ए खैरात की। और एमबीटी ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, उस विभाग का क्या नाम था? दीवान ए खैरात नाम था। और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की भी व्यवस्था इसी दीवान ए खैरात में ही की गई थी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। जो हज के लिए मुस्लिम हज जाते थे, जो उनके खर्च के लिए भी व्यवस्था कौन करता था? तो ये आपका एफएसटी ने की थी ऐसी व्यवस्था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। तो दारुल सफ़ा नामक अस्पताल की स्थापना किसने की थी? तो एफएसटी ने की थी। उसमें कुशल हकीम रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। फिरोज शाह तुगलक जो था वो दासों का बहुत शौक था
उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक दीवान ए बंदगान का गठन किया गया। तो दासों के लिए कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? दीवान ए बंदगान की। और अस्पताल की दारुल सफ़ा की। दीवान ए खैरात किसके लिए? एक दान विभाग या महिलाओं पुरुषों महिलाओं के लिए विभाग की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से एफएसटी ने ये सारे विभाग की स्थापना की थी। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। नवीन नगरों का निर्माण कराया गया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। जौनपुर की स्थापना जो है अपने भाई जौना खां, जिसको हम एमबीटी कहते हैं, उसकी याद में कराया था। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह, 10 स्तंभ, 150 पुलों का निर्माण कराया है। किसने कराया ये सारी चीज़ें? तो एफएसटी ने। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम जो है फिरोजाबाद रखा था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मलिक काजी सहना था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उसके जो राज्य का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मलिक काजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। तो इसने एक और विभाग की स्थापना कराई थी जो उसके व्यय का अनुमान लगाती थी। वो कौन है? आपका दीवान ए विजारत। व्यय से समझ लीजिए दीवान ए विजारत। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया। तो एफएसटी ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया है। ये कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। हिसार कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा में है। दूसरी जो थी वो 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी आपका सिरमौर पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी आपकी घाघरा से फिरोजाबाद तक जाती थी। 5वीं यमुना से फिरोजाबाद तक जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी खुदवाए हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुएं भी खुदवाए हैं। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण कराया है। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो सिंचाई के लिए कर कौन लगाया? तो ये आपका एफएसटी लगाया, जिसको हम क्या कहते हैं? हक ए सर्व कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंचाई के लिए जो कर हुआ उसे क्या कह रहे हैं? हक ए सर्व। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया गया था, लेकिन एफएसटी ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया है। उल्लेखनीय है कि उस समय ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे। तो दिल्ली के निकट जो है 1200 नए फलों के बाग लगवाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अब अम्बाला में दिल्ली लाया था। तो फिरोज शाह एफएसटी ने क्या किया था कि अशोक के 2 स्तंभ जो मेरठ और टोपरा के स्तंभ थे वो कहाँ लाया था? तो वो दिल्ली लाया था। टोपरा का मतलब टोपरा किस जगह स्थित है? तो अम्बाला में स्थित था। अम्बाला जो कहाँ है इस टाइम पे? पंजाब के लुधियाना के आसपास होगा एरिया। तो ये है आपका। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। तो मेरठ को जो है आपका दिल्ली में स्थापित कराया गया, और जो आपका टोपरा था ये फिरोजाबाद के आसपास मस्जिद के निकट जो है स्थापित कराया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक को
दिल्ली के सुल्तान जो थे एफएसटी ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद कराया था। तो अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? एफएसटी ने करवाई थी। नासिरुद्दीन महमूद, जिसका कार्यकाल था 1394 से 1412 तक, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया। दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा, नुसरत शाह फिरोजाबाद में रहा। ये दोनों ही एफएसटी के पुत्र थे। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के समय, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। तो इसको बोला जाता है कि तैमूर का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो वो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, जो तुगलक वंश का था। कब हुआ? 1398 ईस्वी में हुआ। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये वाक्य किसके लिए था? तो ये नासिरुद्दीन महमूद के लिए था। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया गया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। इस तरह से हमारा तुगलक वंश कंप्लीट होता है। अब आएगा हमारा एमसीक्यू, स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो ये आपका गाजी मलिक था, जिसे हम क्या कहते हैं? गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। उसे दीपालपुर का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें बाहर कर दे दिया। उसने जो है मलिक के कुल गाजी की उपाधि धारण की। इसी उपलक्ष्य में, मंगोलों को बाहर करने के उपलक्ष्य में, खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 में वह सुल्तान बनता है तथा तुगलक वंश की नींव रखता है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ये आपका तुगलक वंश का संस्थापक था। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। सबसे पहले नहर किसने खुदवाए थे? तो वो आपके गयासुद्दीन तुगलक ने खुलवाए थे। किसके लिए? तो कृषि के लिए। तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खुतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली बंद करवा दी। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला पहला शासक कौन है आपका? तो गयासुद्दीन तुगलक है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है? तो ये आपका तुगलक वंश है। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक। लोधी वंश ने जो है 1491 से लेकर 1526 तक, और तुगलक वंश ने जो किया था 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया था। इस प्रकार तुगलक वंश सबसे दीर्घकालिक तक शासन करने वाला था। खिलजी वंश सबसे कम शासन करने वाला वंश था।
तो सबसे कम किसने किया था? खिलजी वंश ने। और सबसे अधिक शासन किसने किया था? तो तुगलक वंश ने। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो था आपका एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका कार्यकाल जो था 1325 से लेकर 1351 था। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका एमबीटी द्वारा शुरू किया गया था, जो कृषि से संबंधित विभाग था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक है। दीवान ए कोही किससे संबंधित है? तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गए, कहाँ ले गए? दौलताबाद, जो है आज के मतलब उस टाइम के देवगिरी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने के प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया गया। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, तो एमबीटी ने दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो ये भी एमबीटी करता है। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये आपका एमबीटी था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य जो है तत्कालीन चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना भारत में अव्यवस्था उत्पन्न करने के कारण असफल रही। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर है आपका डी, मोहम्मद बिन तुगलक। जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा कि उसने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में इसका वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका आंसर है आपका सी। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। देखते हैं यहाँ से। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता मोरक्को का यात्री ने द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इस तरह से वो व्यापार के लिए नहीं, सैन्य अभिवृद्धि के लिए सिक्कों को जारी करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन करना है, तो दोनों ही आपका सही आंसर है। इसका ऑप्शन है ए। ये इसके जो इम्पोर्टेंट हैं ये आप याद कर लीजिए। पहला आप दुआब में कर वृद्धि करता है, दूसरा करता है राजधानी परिवर्तन, तीसरा आपका है सांकेतिक मुद्रा, चौथा है आपका खुरासिन का अभियान, फिर पांचवा है आपका कराचिल अभियान। ये जो है एमबीटी के 5 प्रमुख योजनाएं हैं। इससे क्या होता है, मिलान के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन पहले आता है कौन बाद में। तो बर्नी के अनुसार जो है एमबीटी 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना या दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले जाना, सांकेतिक मुद्रा का जारी करना, खुरासन का अभियान और कराचिल की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली जो है
टकसाल बन गए। अनेक घर जो है, बहुत सारे घर जो है अपने सिक्के खुद से ही ढालने लगे, जिससे क्या हो गया कि बहुत प्रॉब्लम होने लगी। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह आपके एम्बेटी के शासनकाल में भारत आता है, जिसका कार्यकाल होता है 1325 से 51। और इब्न बतूता कब तक रहता है भारत में? तो 1333 में आता है, 1347 ईस्वी तक रहता है। यह मोरक्को का मूल निवासी था इब्न बतूता। इसकी पुस्तक जो है रहला है। मध्यकालीन यात्री या लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? यह मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था? तो यह आपका एम्बेटी के शासनकाल में आया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये आपके इब्न बतूता ने दिया है डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ दफन है? तो ये है नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये आपका एम्बेटी था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से मुक्ति मिली? तो ये है आपका एम्बेटी के शासनकाल को कहा गया। किसने कहा? तो बदायूं ने कहा था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह है एम्बेटी का शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये आपका एफएसटी करता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर या रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी या रोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो यह है आपका एफएसटी। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी, वो था आपका एफएसटी करता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी, जिसमें गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की भी व्यवस्था करता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में उस सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये हैं आपके एफएसटी। डी ऑप्शन आपका सही है। इसके लिए एक दासों के लिए एक विभाग भी स्थापित की गई थी, जो है आपका दीवाने बंदगान। इसकी स्थापना किसने की थी? तो एफएसटी ने ही की थी। मध्यकालीन भारत राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की थी। तो आरिज की जो है ये सैन्य विभाग है, तो ये कौन करता है? ये आपका बलबन करता है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, तो यह अलाउद्दीन खिलजी करता है अपने घोड़ों को दागने की पद्धति। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका भाई फिरोज शाह तुगलक बैठता है गद्दी पर, इसलिए ये भी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, तो ये बात सही है। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन करता है, यह एक सैन्य विभाग होता है। और घोड़ों को दागने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन है? फिरोज शाह तुगलक, जो उसके बाद गद्दी पर बैठता है। और फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक दीवान विभाग
दीवान ए बंदरगान की स्थापना की थी, जो गुलामों से संबंधित विभाग है ये। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की है? तो फिरोज शाह तुगलक ने की है। दिल्ली को जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह है आपका FST। लेकिन सर्वप्रथम नहर किसने निर्माण कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक रहेगा। फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण ये प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का प्रयोग करते थे उनसे जो है पैदावार का 1/10 भाग सरकार को उन्हें देना पड़ता था, उन किसानों को। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करा है? तो ये आपका FST है। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? तो ये आपका FST है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये जो है FST ने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी। अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्सों का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। ब्राह्मणों पर तो क्या नाम है जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था, लेकिन ब्राह्मण जो थे ये ब्राह्मण नहीं अदा करते थे ये कर जो थे अन्य जो हिंदू थे वो मतलब देते थे ब्राह्मणों के एवज में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं? तो ये आपका FST। 1200 उसने बाग लगवाए थे फलों के लिए। कहाँ पे? दिल्ली में। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ये आपका FST लाया था, टोपरा का अभिलेख और मेरठ का। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये भी आपका FST ने ही किया था, मेरठ और टोपरा के अभिलेख को लाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन है? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक है। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी, जिसमें जो है कुशल हकीम रखे जाते थे, यानी वैद्य रखे जाते थे अच्छे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या थी? तो ये एक क्या थी? अस्पताल थी यह एक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक आपका नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद, जिसका कार्यकाल 1394 से लेकर 1412 तक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया। दोनों शासक ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से भाग पर शासन किया, छोटे से राज्य पर। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा, नुसरत शाह का फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आपका नसरुद्दीन है 1398 ईस्वी में। नसरुद्दीन महमूद शाह था। तैमूर लंग किस वर्ष भारत आया था? तो 1398 में आया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो ये आपका सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह।
तो ये है आपका आंसर सी। सबसे पहले रुकनुद्दीन आएगा, फिर उसके बाद अब मुबारक खान आएगा, और उसके बाद आपका फिरोज शाह तुगलक आएगा, सबसे लास्ट में आपका आलम शाह आएगा। इस तरह से आप कार्यकाल देख सकते हैं इन सबका। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान ने 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा था। सैयद वंशी शासक आलम शाह जो है 1445 से 1451 तक दिल्ली का सुल्तान रहा है। इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे लोधी वंश अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।